तुमने कभी सोचा कि ये कैरिबियन में इंडियन कैसे पहुंच गए? मैंने एक दिन पूछा था मेरे पाकिस्तानी दोस्त से कि भाई ये तुम्हारे पासपोर्ट पे क्या लिखा हुआ है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। मैंने कहा भाई ट्रांसलेशन नहीं पूछ रहा भाई, तुझे ये क्या मीनिंग है? वैसे इसका नाम भी बड़ा भारी दिया गया है ना, लिबरलाइजेशन, जबकि है वो प्राइवेटाइजेशन। इन्होंने जो 500 से 600 साल तक ये जो लूटमार की, इसके बारे में कोई भी बताता नहीं। और ये जो स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका क्या थी कि तुम बर्लिन में बैठ के तुम डिसाइड कर रहे हो कि कौन कौन अफ्रीका को खाएगा। सो या टुडे इज 26 ऑफ जनवरी, of course Republic Day. Happy Republic Day to all of you. And वैसे बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि आखिर रिपब्लिक का क्या मीनिंग है। बहुत से लोग कंफ्यूज कर देते हैं कि भाई रिपब्लिक एंड डेमोक्रेसी आर द बोथ थिंग, बट एक्चुअली दे आर नॉट। देयर इज सम सॉर्ट ऑफ डिफरेंस बिटवीन देम। रिपब्लिक इज नथिंग बट जहाँ पे हेड ऑफ स्टेट भी चुना जाता है जिस नेशन के अंदर, इट्स कॉल्ड रिपब्लिक। और जहाँ पे डजेंट मैटर हेड ऑफ स्टेट चुना जाता है या नहीं चुना जाता है, बट वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं, जैसे MP एमएलएज हो गए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सो दैट्स कॉल्ड डेमोक्रेसी। सो जैसे जिनसे हमें आज़ादी मिली ब्रिटिशर्स से, दे आर नॉट इवन डेमोक्रेसी, आई मीन नॉट इवन रिपब्लिक येट। कैनेडा ऑल्सो इज नॉट रिपब्लिक, ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो नॉट रिपब्लिक, डेनमार्क इज ऑल्सो नॉट रिपब्लिक। जहाँ पे हेड ऑफ स्टेट चुना नहीं जाता है, दे आर नॉट रिपब्लिक, बट दे स्टिल आर डेमोक्रेसीज, बिकॉज वहाँ पे इलेक्शन होते हैं, MP एमएलए चुने जाते हैं वहाँ पे भी। और कुछ स्टेट्स ऐसे भी है जहाँ पे डेमोक्रेसी भी नहीं है और रिपब्लिक भी नहीं है, जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, या फिर जो भी जहाँ पे मोनार्की का आज भी राज है, या फिर डिक्टेटरशिप कह लो तुम एक तरह से, नॉर्थ कोरिया टाइप। और और रिपब्लिक वो है जहाँ पे डेमोक्रेसी भी है और प्रेसिडेंट भी चुना जाता है, आई मीन हेड ऑफ स्टेट भी चुना जाता है। जैसे फ्रांस हो गया, ऑफ कोर्स इंडिया हो गया, एंड अपना US भी हो गया, US में भी प्रेसिडेंट चुना जाता है। सो दीज आर द रिपब्लिक स्टेट। सो तुम्हें डिफरेंस समझ गया होगा, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन रिपब्लिक स्टेट एंड डेमोक्रेटिक स्टेज। एंड और एक डेफिनेशन में तुम काउंट कर सकते हो कि भाई जहाँ पे सॉवरेनिटी जो होती है वो आवाम की होती है, लाइक पब्लिक की होती है। जैसे एक लेजेंडरी एग्जांपल है, अपने पड़ोसी। मैंने एक दिन पूछा था मेरे पाकिस्तानी दोस्त से कि भाई ये तुम्हारे पासपोर्ट पे क्या लिखा हुआ है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। वो भाई बड़ा चौड़ के बोला कि आज जी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। मैंने कहा भाई ट्रांसलेशन नहीं पूछ रहा भाई, तुझे ये क्या मीनिंग है? उसने कहा जी जमहूरियत है, ऐसा है आह। तो खैर, जहाँ पे सॉवरेनिटी आवाम की होती है, नॉट कि भाई किसी मतलब देयर इज अ डिफरेंस कि भाई आइडियोलॉजिकल स्टेट में सॉवरेनिटी आइडियोलॉजी की होती है, वेदर इट इज कम्युनिज्म कह लो, या फिर कोई भी मजहबी हो, इस्लामिक या फिर क्रिश्चियनिटी या फिर हिंदू। आइडियोलॉजी के बेस पे जो स्टेट बनते हैं उसे आइडियोलॉजिकल स्टेट कहते हैं। यू कांट रियली कॉल देम एज अ रिपब्लिक। सो या ये तो खैर थोड़ी सी टेक्निकल गुफ्तगू हो गई। सो आज के अपन टॉपिक पे आते हैं। सो आज का टॉपिक है अपना, काफ़ी वियर्ड टॉपिक है, इट साउंड्स वेरी वियर्ड ऑल्सो, रिपब्लिक आफ्टर एक्सप्लॉयटेशन। सो व्हाट डू आई मीन बाय रिपब्लिक आफ्टर एक्सप्लॉयटेशन? सो हमें आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को, of course due to the hard efforts of our freedom fighters and their freedom struggle. There are many names, Bhagat Singh, and of course I don't want to tell you because you know them already. If you don't, then लानत हो तुम पे। ओके, सो 45 की बात है, 1945 की बात है तकरीबन। ये खैर हार्वर्ड जन का नुक्ता नज़रिया था कि दुनिया के तकरीबन 40 से 65% इलाके पे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली वेस्टर्न पावर्स का कंट्रोल था, आइदर बाय कॉलोनाइजेशन और बाय द वियर्ड ट्रेड टेरिफ और weird foreign policy or trade policies between the Western nation and the today we call them as a third world, जो वेस्टर्न दुनिया की अलग जो दुनिया थी उसे खैर थर्ड वर्ल्ड कहते हैं।
जिनमें एक बड़ा एग्जांपल चाइना का भी दिया जाता है। जो चाइना में जो ओपियम वॉर्स हुई थी, दे आर नथिंग बट कि ब्रिटिश वांट्स टू सेल द ओपियम टू द चाइनीज, बट द चाइनीज गवर्नमेंट डजंट अलाउ देम टू सेल द ओपियम, so they enforce war on them and capture some of the port cities, including Hong Kong also. So it's just like कि भाई कल अफगान तालिबान दिल्ली आ रहे हैं और अपने मोदी जी को धमकी दे रहे हैं कि जो मोदी जी हमें ड्रग्स बेचना है मुंबई के अंदर, अगर नहीं बेचने दोगे तो हम तुम्हारा JNPT कब्जा कर लेंगे। ये समथिंग लाइक दिस। या फिर कोई पाब्लो एस्कोबार टाइप बंदा मेक्सिको से या फिर कोलंबिया से जाके बाइडन से बोले कि भाई हमें ड्रग्स बेचना है पूरे यूएस के अंदर, नहीं बेचोगे तो हम तुम्हारा फ्लोरिडा का पोर्ट कब्जा कर लेंगे। इट्स समथिंग लाइक दैट। सो खैर ये जो लूट मार की ये जो पूरी कहानी शुरू हुई, ऑफ कोर्स ये 15th सेंचुरी से मोर प्रिसाइसली शुरू हुई, जब वेस्टर्न पावर्स ने दुनिया को एक्सप्लोर करना शुरू किया। मिसाल के तौर पे जब क्रिस्टोफर कोलंबस कैरिबियन में पहुंचा, तब उसका पहली जो उसकी जो नज़र जो पड़ी, वो ना कि वहाँ के लोगों पे पड़ी या फिर वहाँ के मतलब ज़मीन पे पड़ी। ऑफकोर्स वो मानता तो वो इंडिया था, बट उसका नज़र सबसे ज़्यादा लैटिन अमेरिका के सोने पे थी कि भाई यहाँ से मुझे सोना लेके लूटना है। तो तुम अगर देखो कि दुनिया में सबसे पहले सुपर पावर या फिर अमीर मुल्क कौन बने, तो वो था पहला स्पेन और पोर्टुगाल। बिकॉज शुरुआत भाई लोगों ने की, पूरा जो हम स्पेनिश बेल्ट कहते हैं, स्पेनिश स्पीकिंग बेल्ट ऑफ लैटिन साउथ अमेरिका, वहाँ पे स्पेन का कब्जा था। ब्राज़ील पे क्या कहते हैं अपने पोर्तुगीज़ का कब्जा था। और उसके बाद फिर ये सारे कूद पड़े इस लूट मार के सिलसिले में। हॉलैंड कूद पड़ा, फिर फ्रांस कूद पड़ा, फिर ब्रिटिश, ऑफ कोर्स वी नो देम। जर्मनी और इटली ने भी अपनी कुछ कॉलोनीज थी उनकी भी अफ्रीका के अंदर। फिर इंडोनेशिया से लेके फिलीपींस से लेके सब लोगों ने मतलब अपना मिल बांट के इसके अंदर लूटमार शुरू की। तो ये जो इनका जो पूरा इकोनॉमिक्स की जो हिस्ट्री है ना, ये लूटमार पे बेस है। 200 से 600 सालों तक इन्होंने पूरे दुनिया में लूटमार की थी। तुमने कभी सोचा कि ये कैरिबियन में इंडियन कैसे पहुंच गए? बिकॉज जब ये स्लेवरी को अबॉलिश किया गया, तो इन भाई लोगों ने लेबर के लिए इंडियंस को उठा के लेके गए थे वो वहाँ पे। और जो नील फर्ग्यूसन का जो आर्गुमेंट था डेमोक्रेसी का, तो भाई डेमोक्रेसी का क्या मीनिंग होता है कि भाई सभी जो पर्टिकुलर स्टेट में जो सभी जो सिटीजन्स है उनको राइट होना चाहिए, वोटिंग का राइट होना चाहिए। तो एक लंबे समय तक तो महिलाओं को तो राइट ही नहीं था वोटिंग करने का। वो तो कुछ ब्रिटेन में कुछ 1917 के बाद वोटिंग के राइट्स मिले, उसमें भी कुछ प्रॉपर्टी की शर्त थी। तो ये जो टोपी ड्रामा लगाया जाता है ना कि भाई डेमोक्रेसी की वजह से या फिर रूल ऑफ लॉ की वजह से या फिर फ्री मार्केट इकोनॉमी, आजकल न्यू कैपिटलिस्ट काफी कहते हैं कि जी फ्री मार्केट इकोनॉमी की वजह से ज्यादा आगे बढ़ा है। खैर ये एकेडमिक्स पे भी मेरा इस पे काफी ये होता है। मैं क्वेश्चन करता हूँ एकेडमिक्स के ऊपर भी कि जिस तरीके से फ्री मार्केट इकोनॉमी पढ़ाई जाती है, उस तरीके से तुम कह सकते हो कि जो स्टेट ओन मार्केट है उसके बारे में ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता। बस वही कम्युनिज्म के अगेंस्ट प्रोपोगेंडा होता है। ऑफ कोर्स आई एम नॉट कम्युनिस्ट, बट स्टिल ये नहीं बताया जाता कि भाई जो मुल्क 1917 में बना था इंकलाब के बाद, USSR, रिवॉल्यूशन होने के बाद कुछ सालों तक सिविल वॉर चली। सिविल वॉर के बाद अपने पेंटर साहब आ गए, तकरीबन 27 मिलियन बंदे मरे पूरे USSR के अंदर। वर्ल्ड वॉर 2 में 27 मिलियन बंदे मरे, 5 करोड़ से ज्यादा उनके लोग जख्मी हो गए। और तकरीबन कुछ तुम कह सकते हो कि 12,000 से ज्यादा उनके इंडस्ट्रियल जो सिटीज जो थी, यानी कि कहीं पे स्टील मिल हो जाए या फिर कहीं पे कुछ फैक्ट्री हो जाए, वो उनकी डिस्ट्रॉय होगी। 45 में जंग खत्म होती है, 50s और 60s में वो अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल मुल्क बनता है और उसके 10 सालों में सुपर पावर बनता है। तो कभी किसी ने पढ़ा है कि भाई एक जो नेशन जो कि बनाई, दरअसल तुम कह सकते हो कि भाई स्टेट ओन इकोनॉमी के ऊपर, उसने इतनी तरक्की कैसे की? चाइना के भी एक एग्जाम्पल है। ऑफकोर्स मैं कितना भी CCP को गालियां दे दूं या फिर हम कितना भी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को गालियां दे दे, चाइना को गालियां देते,
बट ये बात से ना तुम डिसएग्री कर सकते हो ना मैं डिसएग्री कर सकता हूँ कि भाई 80 करोड़ लोगों को उन्होंने गुर्बत से निकाला है। हलवा नहीं भाई 80 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकालना। और ये जो खास करके ये जो आइडिया देते हैं ना कि फ्री मार्केट इकोनॉमी की वजह से यूरोप ने तरक्की की है, मैंने दरअसल दो लोगों पे रिसेंटली पढ़ाई की, लाइक मतलब उनके बारे में पढ़ा। एक है डेन शॉपिंग और दूसरा है मनमोहन सिंह। दोनों ऐसे लोग हैं जिन्होंने, डेन शॉपिंग ने यहाँ पे चाइना में मार्केट को खोला और मनमोहन सिंह ने इंडिया पे मार्केट को खोला। तो मैंने दोनों का लिबरलाइजेशन का सीन देखा कि आखिर लिबरलाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी। वैसे इसका नाम भी बड़ा भारी दिया गया है ना, लिबरलाइजेशन, जबकि है वो प्राइवेटाइजेशन। ऐसी चीजों के ना एकदम ऐसे सोफिस्टिकेटेड नाम दिए जाते हैं, लिबरलाइजेशन कि लिबरल ओपन कर दिया, सो डेन शॉपिंग मैं कहूंगा कि एडम स्मिथ के बाद सबसे सबसे ज्यादा इकोनॉमिक्स में तेज आदमी है डेन शॉपिंग। बिकॉज उसका ये नजरिया था कि भाई देखो, हमसे काफी इन्होंने दौलत लूट के ले ली है वेस्टर्न पावर्स ने, तो दौलत चाइना में लाने के लिए हमें मार्केट को खोलना ही पड़ेगा। तो उन्होंने जो पर्टिकुलर ये बनाया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया कि भाई एक ही जगह पे पूरा लैपटॉप बनेगा, तो एक ही जगह पे पूरा क्या कह सकते हो तुम, टीवी बनेगा। वैसे उसका पूरा एक अलग सेशन में उसके बारे में बात करनी पड़ेगी, एक इतने छोटे इसमें बात नहीं होगी। और रही बात इंडिया की, तो ऑफ कोर्स मनमोहन सिंह जी के टाइम पे भी जब 91 में लिबरलाइजेशन हुआ, आई वुड से कि लिबरलाइजेशन काफी लेट हुआ। और देखिए, आई एम नॉट अगेंस्ट द ओपन फ्री मार्केट इकोनॉमी या फिर ओपन मार्केट, बट बात ये ही कि दैट्स नॉट द कोर आइडिया टू गेट आउट ऑफ द पॉवर्टी। अगर फ्री मार्केट इकोनॉमी से ही लोग गुर्बत से अमीर बनते, तो भाई अगर मान लो तुम 200 मुल्क है इस दुनिया में, तो 150 मुल्कों में तो फ्री मार्केट इकोनॉमी है ही। लाइक तुम नॉर्थ कोरिया को या फिर थोड़ा बहुत क्यूबा को छोड़ दो, तो बाकी हर ही जगह पे फ्री मार्केट इकोनॉमी है। हर ही जगह पे मैकडोनल्ड्स के बर्गर मिलते हैं तुम्हें। तो फिर हर ही जगह पे ये पॉवर्टी रिडक्शन क्यों नहीं हो रहा है? बल्कि जहाँ पे रिवर्स एग्जाम्पल भी देखे गए कि जहाँ पे मार्केट को ओपन किया गया, प्राइवेट कॉर्पोरेशन घुस गई और जो क्लास का जो डिफरेंस था वो काफी ज्यादा आगे बढ़ गया। तो जस्ट फ्री मार्केट इकोनॉमी इज नॉट द व्हाट वी कैन से द अल्टीमेट सॉल्यूशन जो नियो कैपिटलिस्ट देते हैं। हमें मोस्टली यही बताया जाता है कि भाई आज जो वेस्ट इतना तरक्की कर रहा है उसके पीछे साइंस है, टेक्नोलॉजी है, ओपन थिंकिंग है। बट कोई ये नहीं बताता कि भाई इन्होंने जो 500 से 600 साल तक ये जो लूटमार की, इसके बारे में कोई भी बताता नहीं कि भाई जो दुनिया भर की जो दौलत लंदन और पेरिस में आके जा रही थी, उसका उनकी इकोनॉमिक्स पे कह लो या फिर फ्यूचर डेवलपमेंट पे क्या असर पड़ा, इसके ऊपर कोई तज्जिया नहीं देता है। ऑफ कोर्स इसमें एक्सेप्शन है, जैसे शशि थरूर हो गए। जो शशि थरूर ने जो कैम्ब्रिज में जो बड़ा लेक्चर दिया था, वो काफी सुनने लायक है, पढ़ने लायक भी है। उसके ऊपर किताब भी लिखी थी उन्होंने। खैर नॉम चॉम्स्की भी हो गए, और कुछ ऐसे अपोजिट में कुछ सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल भी है जो कि अजीबोगरीब अपना आइडिया देते हैं, जैसे पियर्स मॉर्गन हो गया। या फिर दरअसल ज़िज़ेकी और पीटरसन के लाइव डिबेट देखने गया था, और आजकल वैसे भी पीटरसन कुछ ज़्यादा ही चवल्लियाँ मारने लग गए तो बंदा लिटरली, मतलब वो दरअसल डिबेट कुछ इस सेंस में जा रही थी, रिपरेशंस के सेंस में, कि जी वेस्टर्न पावर्स को रिपरेशंस देनी चाहिए जहाँ पे उन्होंने कॉलोनाइज किया, या फिर जहाँ पे उन्होंने क्या कह सकते हो तुम, स्लेव्स को ये जब उठा के लेके आ रहे थे, तो ब्लैक्स डिमांड करते हैं कि भाई दे शुड गिव रिपरेशन टू देम। तो पीटरसन भाई साहब अपने तुले हुए थे ये इनडायरेक्टली साबित करने के लिए कि भाई स्लेवरी वाज नॉट प्रॉफिटेबल। आई मीन फॉर द सेक ऑफ गॉड यार, अगर वो प्रॉफिटेबल नहीं थी तो तुम कौन से खुशी में पूरा अटलांटिक क्रॉस करके उनको यूएस के अंदर लेके जा रहे थे? और बहुत से ऑथर इस बात को मेंशन नहीं करते कि मॉडर्नाइजेशन, आई मीन नॉट मॉडर्नाइजेशन बट इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पे 3-4 बड़े जो सेक्टर्स थे जो कि की रोल अदा कर रहे थे इंडस्ट्रियलाइजेशन में। एक हो गया कॉटन, शुगर, अपना पेपर कह सकते हो तुम, और साथ ही में टबैको। तो एक लंबे अरसे तक चाइना का और इंडिया का कॉटन दुनिया भर में काफी पॉपुलर था।
पॉपुलर इन द सेंस कि भाई काफ़ी अच्छी ट्रेडिंग होती थी। बट तुम एक काउंटर आर्ग्यूमेंट ऐसा रखो कि एक बंदा इंडिया में या फिर चाइना में कॉटन प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो उसके खेतों में काम करने वाले लोगों को कुछ ना कुछ उजरत दे रहा है, कुछ ना कुछ उन्हें वो पैसे दे रहा है। बट यहाँ पे अमेरिका के अंदर तुम सदर्न स्टेट में गुलाम उठा के लेके आ रहे हो, उससे तुम हमाली करवा रहे हो पागलों की तरह। तो जो अमेरिका में जो सदर्न स्टेट है उनकी इंडस्ट्री ज़्यादा ग्रोथ करेगी या इनकी इंडस्ट्री ज़्यादा ग्रोथ करेगी? और जब ये भाई लोग आए अपने ब्रिटिशर्स आए इंडिया में, तो भी इन्होंने क्या पूरा जनाजा निकाल दिया इन्होंने अपने इंडिया के कॉटन का। सारा कॉटन का कॉटन तो भाई लोग वहाँ पे लेके जा रहे थे। और ये मैं ऐसी हवा में बात नहीं कर रहा, बिकॉज बहुत से लोगों को लगता है कि भाई ये जज्बाती बात है, रेपरेशंस की बात करना या फिर ये कहना कि भाई कॉलोनाइजेशन ने ग्रोथ रोक के रखी या फिर स्टैग्नेंट करके रखी। इसके ऊपर काफ़ी अच्छा आर्गुमेंट था नॉम चॉम्स्की का कि इट जस्ट अ मैटर ऑफ कोइंसिडेंस दैट द G7 country or the developed countries of today's are also the colonized country previously। ये बस जस्ट इत्तेफाक है कि भाई आज के जो डेवलप मतलब जो तरक्की याफ्ता मुल्क है वो वही मुल्क है जो जिन्होंने एक लंबे समय तक कब्जा करके रखा था दूसरे मुल्कों पे या फिर कॉलोनाइज करके रखा था। तो ऑफ कोर्स सोचने वाली बात है। और इसमें अपने नील फर्गुसन का एक आर्ग्यूमेंट था इस सब डिस्कशन के ऊपर। उसने कुछ 5 चीज़ें गिनाई थी कि भाई आज वेस्ट इतना आगे क्यों है। उसमें उसने कहा था कि भाई वेस्ट के अंदर साइंस की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से, डेमोक्रेसी की वजह से एंड रूल ऑफ लॉ की वजह से आगे बढ़े। रूल ऑफ लॉ भाई कौन से कानून के तहत तुम अपने इंडिया पे कब्जा किया भाई तुमने? हाँ, कौन से कानून के तहत तुम फ्रांस ने अफ्रीका के तकरीबन 25 मुल्कों का कब्जा किया? कौन से रूल के अकॉर्डिंग स्पेन ने पूरा जो हम साउथ अमेरिका में लैटिन स्पीकिंग स्पेनिश स्पीकिंग बेल्ट कहते हैं लैटिन अमेरिका, उस पर कब्जा किया। और ये जो स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका क्या थी कि तुम बर्लिन में बैठ के तुम डिसाइड कर रहे हो कि कौन कौन अफ्रीका को खाएगा। यही तो तुम्हारी सारी सिचुएशन है। और अकॉर्डिंग टू शशि थरूर तकरीबन $45 ट्रिलियन ये सिर्फ इंडिया से लूट के गए। तो तुम अंदाजा लगा सकते हो कि भाई जो कॉन्गो से लेके फिलीपींस तक इन्होंने कितना पैसा जाके लूटा होगा। और देखो बहुत से लोग ना ये वेल्थ के काफी जुमले खेलते रहते, खास करके पीटरसन टाइप लोग। बट इनको पता नहीं कि भाई वेल्थ आखिर होती क्या है और बनती कैसे है। इसका अच्छा एक एग्जाम्पल दरअसल मैं कहूँगा एडम स्मिथ का। एडम स्मिथ विच इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो अकॉर्डिंग टू हिज बुक द वेल्थ ऑफ नेशन, तो एडम स्मिथ ने ये कहा था कि वेल्थ दरअसल ऐसे बनती है कि भाई तुम इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ 2 थिंग। यू टेक समथिंग फ्रॉम नेचर एंड एड द ह्यूमन लेबर इनटू इट एंड यू मेक अ प्रोडक्ट ऑफ वेल्थ। उसने 2 एग्जाम्पल दिए थे कि भाई नेचर से तुमने एक चीज ली और साथ में ह्यूमन लेबर उसमें डाला और तुमने दौलत बनाई। तो ह्यूमन जो वेल्थ जो थी ये तो इन्होंने वैसे भी लूटी थी। पूरा स्पेन का पूरा लैटिन अमेरिका सोना तो स्पेन के पास पड़ा हुआ है आज के तारीख में। और रही बात इंडिया की, तो इंडिया के रिसोर्सेज निकाल के यूके में भेजे किसने? इन्होंने ही भेजे। और साथ ही में जो ह्यूमन लेबर की जो बात थी, तो जो इतने तकरीबन एस्टिमेट किया जाता है कि ब्रिटेन ने तकरीबन 3 मिलियन ब्लैक को एज अ स्लेव यहाँ भेजा, क्या कहते हैं अपने अमेरिका के अंदर भेजा। तो व्हाट्स दैट इज ऑल्सो एन ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन। खैर आज के तारीख में भी ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन को भी कोई ज़्यादा लोग सीरियसली नहीं देते। नारायण मूर्ति टाइप लोग हमारे यहाँ पे भी है जो 70 घंटे का लॉजिक देते हैं।